अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मियोसिस को। सबसे पहले मियोसिस को समझते हैं, इसके बाद बाकी डिटेल बाद में देखते हैं। मियोसिस सेल डिवीजन का एक किस्म है। ये सेल डिवीजन की एक टाइप है। इसके जरिए से सेल डिवीजन होती है। मियोसिस में क्या होता है कि एक पेरेंट सेल दो बार डिवीजन करता है और चार डॉटर सेल्स बना लेते हैं। मियोसिस में जो पेरेंट सेल डिवीजन करता है और चार डॉटर सेल बना लेता है, वो जो चार डॉटर सेल होते हैं वो उसमें क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाती है एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। मिसाल के तौर पर अगर देखें, अगर पेरेंट सेल में क्रोमोसोम की तादाद 46 है तो डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद हाफ होकर 23 हो जाती है। अगर पेरेंट सेल में क्रोमोसोम की तादाद 20 है तो वो 20 क्रोमोसोम हाफ होकर डॉटर सेल्स में ये क्रोमोसोम 10 हो जाती है। या फिर पेरेंट सेल में क्रोमोसोम की तादाद जस्ट 2 है तो वो 2 क्रोमोसोम हाफ होकर 1 हो जाती है। आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि पेरेंट सेल में क्रोमोसोम जो है वो डिप्लॉयड होते हैं और जो डॉटर सेल है उसमें क्रोमोसोम की तादाद हैप्लॉयड हो जाती है, वो हैप्लॉयड हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ मियोसिस होता है। अब हमारी बॉडी में वो सेल्स होते हैं जर्म लाइन सेल्स। मेल के केस में जर्म सेल्स को हम स्पर्म कहते हैं, फीमेल के केस में जर्म सेल्स को हम लोग एग कहते हैं। मतलब जो स्पर्म और एग होते हैं ये ऐसे सेल्स होते हैं जो मियोसिस के नतीजे में बन जाते हैं। और जो स्पर्म और एग होते हैं ये फिर ऐसे सेल्स होते हैं जो आगे जाके रिप्रोडक्शन में किरदार अदा करते हैं। आप इस तरह कह सकते हैं कि ये जर्म लाइन सेल्स आगे जाके जो है बच्चे पैदा करने में किरदार अदा करते हैं, आगे जाके ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे, बच्चे प्रोड्यूस करेंगे। जो कि डिवीजन कौन सा होगा, इसमें मियोसिस डिवीजन होगा। ये चीज आपने अभी याद रखना है। तो मियोसिस में जो भी डिवीजन होगा नतीजे में इसमें क्रोमोसोम की तादाद रिड्यूस हो जाती है, क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाती है। मियोसिस मजीद दो टाइप के होते हैं, मतलब दो टाइप के मियोसिस है। मियोसिस दो तरीकों से जो है वो अपना डिवीजन मुकम्मल कर लेता है। तो चलो जरा देखते हैं कि मियोसिस की टाइप्स की तरफ आते हैं। मियोसिस के दो टाइप्स है, एक है मियोसिस 1 और एक आपके पास है मियोसिस 2। मियोसिस 1 में 4 पेजेस हैं, इसके बाद मियोसिस 1 खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद जो मियोसिस 2 है उसके भी 4 पेजेस है और उसके बाद मियोसिस 2 भी खत्म। अच्छा, इनके नाम को याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। वो ट्रिक आप याद कर ले, फिर इसको नाम मतलब ये नाम फिर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। इसके लिए एक जुमला ये है कि पास मत आना तुम। ये जुमला आप याद रखें। मियोसिस के जो नाम है फिर उसके पेजेस के नाम आपको याद हो जाएंगे। पास प्रोपेज, मत मेटापेज, अना एनापेज, तुम टीलोपेज। ये अपनी याद रखना है। ये 4 पेजेस मियोसिस 1 के हैं। मियोसिस 2 के भी 4 पेजेस हैं, प्रोपेज, मेटापेज, एनापेज एंड टीलोपेज। अब चूंकि दोनों सेम है तो हम इस तरह करेंगे कि मियोसिस 1 में जो प्रोपेज आएगा, जब मियोसिस 1 में जब प्रोपेज आएगा तो हम उसको नाम देंगे प्रोपेज 1। मियोसिस 1 में जब मेटापेज आएगा तो हम उसे कहेंगे मेटापेज 1। एनापेज आएगा तो हम उसे एनापेज 1। टीलोपेज आएगा तो हम उसे कहेंगे टीलोपेज 1। मियोसिस 1 में फिर जब पेजेस बारी बारी आएंगे तो फिर हम उसे नाम देंगे प्रोपेज 2, मेटापेज 2, एनापेज 2 और लास्ट में टीलोपेज 2। तो बारी बारी वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मियोसिस 1। मियोसिस 1 को हम डिस्कस करते हैं तो ये हमारे पास मियोसिस 1 है जो कि हम डिस्कस करने वाले। मियोसिस 1 में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोपेज 1। तो ये हमारे पास है प्रोपेज 1। प्रोपेज 1 सारे मियोसिस का कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है। ये कॉम्प्लिकेटेड तो है लेकिन मैं आपको कंसेप्चुअल मैं आपको समझा देता हूं। कॉम्प्लिकेटेड है और बड़ा पेज है। प्रोपेज 1 मजीद इनके 5 स्टेजेस है। 5 स्टेजेस के बाद प्रोपेज 1 खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद मेटापेज 1 शुरू हो जाता है। तो प्रोपेज 1 कितने स्टेजेस है इनके? 5 स्टेजेस है। अब जरा 5 स्टेजेस के लिए भी मैंने आपके लिए एक ट्रिक निकाला हुआ है, तो वो ट्रिक आप याद रखें। इसके लिए ट्रिक ये है कि लो जरा पाऊं दबा दो, लो जरा पाऊं दबा दो। लो लेप्टोटीन, जरा जाइगोटीन, पाऊं पेकाटीन, दबा डिप्लोटीन, दो डाइकाइनेसिस।
ये एक जुमला याद रखें। इसी तरह आपके प्रोफेज 1 की जो 5 स्टेजेस है ये भी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अब जरा शुरू करते हैं कि प्रोफेज 1 में लेप्टोटीन को डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है, आपके पास जब पहले सेल होता है, प्रोफेज 1 से पहले मैं बात कर रहा हूं, आपके पास जब पहले कोई भी सेल होता है, उन सेल में ये होता है कि उन सेल्स में कुछ ऐसे दागे नमा स्ट्रक्चर्स पूरे सेल में ऐसे बिखरे हुए होते हैं। ये दागे नमा स्ट्रक्चर्स पूरे के पूरे सेल्स में, ये दागे नमा स्ट्रक्चर्स बिखरे हुए सेल के न्यूक्लियस में, ये आपके पास सेल है, सेल के न्यूक्लियस में ये जो है कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये पूरे न्यूक्लियस में बिखरे हुए हैं। इन दागेदार स्ट्रक्चर्स को, इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग नाम देते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। इसको हम क्या नाम देते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पतले दागे नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल आपको सेल के अंदर तब नजर आएंगे जब सेल जो है रेस्ट फेज में होता है, जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता है, तो तब आपको क्रोमेटिन मटेरियल सेल के न्यूक्लियस में आपको नजर आएंगे। अगर आप इस एक दागे को, इस एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बाहर निकालो और उसको देखो, तो ये जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो दरअसल डीएनए होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो डीएनए पर मुश्तमिल होता है, डीएनए पर कंपोज्ड होता है। क्रोमेटिन मटेरियल मैंने तो आपको बताया कि ये रेस्ट फेज में आपको नजर आएंगे। अच्छा, जब मियोसिस शुरू हो जाता है, मियोसिस में खासकर जब प्रोफेज 1 जैसे शुरू हो जाता है और प्रोफेज 1 में जैसे ही लिप्टोटीन फेज आ जाता है, तो लिप्टोटीन फेज में ये जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो एक दूसरे में फोल्ड होना शुरू हो जाते हैं। ये क्रोमेटिन मटेरियल एक दूसरे में फोल्ड हो जाते हैं, एक दूसरे में क्वाइल हो जाते हैं। तो जब यही क्रोमेटिन मटेरियल एक दूसरे में फोल्ड होना शुरू हो जाते हैं, तो इन्हीं क्रोमेटिन मटेरियल से आगे जाके क्या बन जाएंगे, क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। क्रोमोसोम्स, ये आपको क्रोमोसोम्स नजर आएंगे, ये जो एक्स या फिर वाई शेप्स के स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये बिल्कुल क्रोमोसोम्स होते हैं। तो क्रोमोसोम्स किस चीज से बने हुए हैं, क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल फोल्ड होकर ये बना लेते हैं क्रोमोसोम्स। जब क्रोमेटिन मटेरियल या फिर क्रोमेटिन फाइबर्स क्रोमोसोम्स बना लेते हैं, कंडेंस होकर, फोल्ड होकर ये बना लेते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो लिप्टोटीन में क्रोमेटिन से क्या बन जाता है, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। क्रोमोसोम्स ये आपके पास मोटे दागेदार स्ट्रक्चर होते हैं और ये एक्स शेप के होते हैं, ये आपके पास क्रोमोसोम्स होते हैं। तो लिप्टोटीन में पहला काम तो ये है कि क्रोमेटिन मटेरियल से क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। कैसे बने ये चीज मैंने आपको अभी बता दी। इसके बाद ये होता है कि लिप्टोटीन में सेंट्रियोल्स होते हैं, सेल के अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं। ये सेंट्रियोल्स क्या करेंगे, अपनी एक एग्जैक्ट कॉपी बनाएगी। मिसाल के तौर पर ये सेंट्रियोल आएगा, इधर एक और सेंट्रियोल बन जाएगा। जब ये दूसरा सेंट्रियोल बन जाएगा तो इस दूसरे सेंट्रियोल को हम या तो इसको डॉटर सेंट्रियोल कहेंगे या फिर इन दोनों सेंट्रियोल को कंबाइनली, इन दोनों को इकट्ठे तौर पर हम इसे सेंट्रोसोम भी कहेंगे। तो इसके दो काम है, क्रोमेटिन मटेरियल से क्रोमोसोम्स का बन जाना लिप्टोटीन में, और इसके बाद सेंट्रियोल जो है क्या हो जाना, सेंट्रियोल्स जो है ये अपना डुप्लीकेट हो जाता है, अपनी एग्जैक्ट कॉपी बना लेता है, दूसरा डॉटर सेंट्रियोल बना लेता है। एक चीज मैं आपको अभी से बताता चलूं कि आपने रटा नहीं लगाना है। जब आप इसको रटा लगाओगे तो ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, आपने इसको कंसेप्ट वाइज समझना है। लिप्टोटीन में मैं आपको ये कंसेप्ट दे रहा हूं कि लिप्टोटीन में आपने मिलाना है, यहां पे आपने जोड़ना है। आप यहां पे ये कह सकते हैं कि बस लिप्टोटीन में आप जोड़ने का काम कर रहे हो। किसका काम कर रहे हो, जोड़ने का। किसको जोड़ रहे हो, क्रोमेटिन मटेरियल को जोड़ रहे हो और बना रहे हो क्रोमोसोम्स। क्रोमेटिन को जोड़ रहे हो और बना रहे हो क्रोमोसोम्स, किस में, लेप्टोटीन में। तो लिप्टोटीन में आप जोड़ने वाला काम करो, आप जोड़ो, किसको जोड़ो, क्रोमेटिन को जोड़ो और क्रोमोसोम बना लो। तो आप इसमें जोड़ने वाला प्रोसेस दिमाग में याद रखना है। इसके बाद जाइगोटीन की तरफ आते हैं। अच्छा, जाइगोटीन में क्या होता है, जाइगोटीन में साइनेप्सिस होता है। अब साइनेप्सिस कैसे होगा ये चीज मैं आपको अभी से बताता हूं। अच्छा, वहां पे जो क्रोमोसोम बने थे, जो दो क्रोमोसोम आपके पास नजर आ रहे हैं, ये कंप्लीट दो क्रोमोसोम है, ये चीज आपने याद रखना है। कंप्लीट नंबर 2 क्रोमोसोम है। वो जो 2 क्रोमोसोम उधर बने थे, अब यहां पे जाइगोटीन में ये होगा कि इस तरफ से एक क्रोमोसोम आएगा और इस तरफ से दूसरा क्रोमोसोम आएगा, ये 2 क्रोमोसोम आपस में मिल जाएंगे।
अब जब एक क्रोमोसोम आता है, उस एक क्रोमोसोम को हम पैटर्नल क्रोमोसोम कहते हैं। जो दूसरा क्रोमोसोम आता है, इस दूसरे क्रोमोसोम को हम मैटरनल क्रोमोसोम कहते हैं। पैटर्नल मतलब ये क्रोमोसोम फादर से आ रहा है, मैटरनल मतलब ये क्रोमोसोम मदर से आ रहा है। ये दोनों क्रोमोसोम आएंगे और आपस में साइड बाय साइड जुड़ जाएंगे। जब दो क्रोमोसोम साइड बाय साइड, ये देखिए साइड बाय साइड है, जब दो क्रोमोसोम साइड बाय साइड जुड़ जाएंगे, ऐसे प्रोसेस को साइनेप्सिस कहते हैं। तो साइनेप्सिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आते हैं और वो करीब आने के बाद दो क्रोमोसोम साइड बाय साइड जुड़ जाएंगे, साइड बाय साइड मिल जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? साइनेप्सिस कहते हैं। साइनेप्सिस में आपके पास दो क्रोमोसोम आपस में जुड़ जाएंगे। ये जो आपके पास ये जो ब्लू कलर आपको नजर आ रहा है, इस ब्लू कलर ने इस और इस क्रोमोसोम को साइड बाय साइड से जुड़ा हुआ है। तो मैं तो आपको साइड बाय साइड से सही से नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन इस ब्लू कलर से मैंने आपको यह बताने की कोशिश की है कि ये दो क्रोमोसोम साइड बाय साइड आपस में जुड़े हुए हैं। जब दो क्रोमोसोम साइड बाय साइड आपस में जुड़ जाएंगे तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं साइनेप्सिस। तो इसमें साइनेप्सिस होता है। अब दो एक जैसे क्रोमोसोम है, साइज में एक जैसे हैं, शेप में एक जैसा है, बल्कि जो पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर है वो भी एक जैसा है। तो जब साइज और शेप और पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर एक जैसे हो तो ऐसे क्रोमोसोम्स को कहते हैं, इससे पेयर ऑफ क्रोमोसोम को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। इस स्ट्रक्चर में आप मुझे खुद बताओ कि कितने क्रोमोसोम है? एक, दो क्रोमोसोम है। तो जब आपके पास दो क्रोमोसोम है तो जाइगोटीन में आपके पास दो क्रोमोसोम एक साथ नजर आ रहे हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं बाइवेलेंट स्ट्रक्चर। इसको हम क्या कहते हैं? बाइवेलेंट स्ट्रक्चर। तो ये आपके पास बाइवेलेंट स्ट्रक्चर है। बाइवेलेंट स्ट्रक्चर मीन दो क्रोमोसोम्स। दूसरी बात, दो क्रोमोसोम में बाइवेलेंट स्ट्रक्चर। इन दोनों क्रोमोसोम में अगर आप देखें, ये आपके पास इस क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड, इसके बाद ये क्रोमोसोम में दूसरा क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में ये तीसरा क्रोमेटिड, ठीक। इसके बाद अब ये क्रोमोसोम है, इसका एक अगला क्रोमेटिड ये है चौथा क्रोमेटिड। टोटल आपके पास 4 क्रोमेटिड्स आपको नजर आ रहे हैं। तो 4 क्रोमेटिड स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं। इन 4 क्रोमेटिड स्ट्रक्चर्स की बुनियाद पर हम इसे कहते हैं टेट्राड। टेट्राड, तो टेट्राड का मतलब है टेट्राड। टेट्राड किसकी तादाद बताता है? टेट्राड आपको क्रोमेटिड्स की तादाद बताता है। कितने क्रोमोसोम्स है, कितने क्रोमेटिड्स है? 4। बाइवेलेंट बाय 2, ठीक है। टेट्राड्स क्रोमेटिड्स की तादाद बता रहे हैं, बाइवेलेंट 2 क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर बता रहा है, साइनेप्सिस वही 2 क्रोमोसोम्स आपस में जुड़ चुके होते हैं, जुड़ गए हुए हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जाइगोटीन। तो जाइगोटीन में दरअसल ये प्रोसीजर होता है। जाइगोटीन में भी आपने कोई भी रटा नहीं लगाना है। जाइगोटीन में ये कह दे कि बस आपने मिलाना है, आप ये कह दे कि बस आपने मिलाना है, आपने मुलाकात करवाना है। किसकी मुलाकात करवाना है? 2 क्रोमोसोम्स को, पैटर्नल और मैटरनल। 2 क्रोमोसोम्स की आपने क्या करवाना है? मुलाकात करवाना है, उसको जोड़ना है साइड बाय साइड से। अब जैसे कहते हैं कि जिंदा रहने के लिए मुलाकात, एक मुलाकात जरूरी है सनम। तो भाई आप भी यहाँ पे उन 2 क्रोमोसोम का है, आप जाइगोटीन में उसका एक मुलाकात करवा दो। तो चलो मुलाकात हो गई, हो गया जाइगोटीन मुकम्मल। पेकाइटीन की तरफ आते हैं। पेकाइटीन में जो अच्छा ये जो 2 क्रोमोसोम थे, ये जो क्रोमोसोम बने हैं, वो क्रोमोसोम पेकाइटीन में ज्यादा कंडेंस हो जाते हैं, ज्यादा शॉर्ट हो जाते हैं, ज्यादा शॉर्ट हो जाते हैं। असल में जो क्रोमोसोम सही से नजर आते हैं वो पेकाइटीन में सही से नजर आते हैं। पेकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है। अब क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, चलो जरा मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। ये आपके पास एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड। ये 2 क्रोमेटिड जो है, ये वाले, ये जो 2 क्रोमेटिड, एक ये और एक ये, इन दोनों क्रोमेटिड का ताल्लुक एक क्रोमोसोम से है। इस दूसरे क्रोमोसोम की तरफ देखें, इसमें भी एक क्रोमेटिड और दूसरा क्रोमेटिड, इन दोनों क्रोमेटिड का ताल्लुक भी एक ही क्रोमोसोम से है। तभी हम इन दोनों को नाम देते हैं, इन दोनों क्रोमोसोम को, सॉरी, इन दोनों सिस्टर क्रोमेटिड को हम नाम देते हैं, इन दोनों क्रोमेटिड को हम नाम देते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, SS, सिस्टर क्रोमेटिड। तो सिस्टर क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड से इनका ताल्लुक होता है, ठीक। ये चीज आपने यहां पे याद रखना है। अच्छा, इसके बाद जरा देखो, अब ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड
दोनों आपस में अगर आप इसको नाम देते हो तो हम दोनों इन दोनों को नाम देते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये आपस में, अच्छा ये भी सिस्टर क्रोमेटिड और ये भी आपके पास क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड। जब इन दोनों को आपस में नाम दो तो हम इसको नाम देंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये दोनों क्रोमेटिड आपस में हो जाएंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। पेकाइटिन में ये होता है कि ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से क्रॉस कर जाएंगे। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या करेंगे, एक दूसरे से ऐसे क्रॉस करेंगे। जब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से क्रॉस करेंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा, इसके नतीजे में जो क्रोमेटिड्स का सेगमेंट है, जो क्रोमेटिड का टुकड़ा है, जो छोटा सा टुकड़ा है, जो छोटा सा सेगमेंट है, वो भी एक्सचेंज हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर में दो काम होते हैं। पहला, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो जाते हैं, ऐसे क्रॉस हो जाते हैं। दूसरे मरहले में कोई सेगमेंट का, ये जो क्रोमेटिड का जो छोटा सा टुकड़ा है, वो एक दूसरे में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के दरमियान एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पर इस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का एक छोटा सा टुकड़ा इस यहां पे चला गया और इसका इधर आया, तो यहां पर इस मुकम्मल प्रोसेस को हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर आपको पता होना चाहिए कि क्रॉसिंग ओवर में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्रॉस हो जाते हैं और नतीजे में क्रोमेटिड्स के छोटे से सेगमेंट्स, टुकड़े एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। जैसे अगर आप इधर देखें, यहाँ पे आप इस डायग्राम में देखें तो देखिए ये क्रोमेटिड यहाँ पे और ये क्रोमेटिड यहाँ पे, ये दोनों एक दूसरे से क्रॉस हो चुके हैं। तो कौन से क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये इसका अपना क्रोमेटिड और उसका अपना क्रोमेटिड है, उसको हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। और इस यहाँ पे इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, क्रॉसिंग ओवर। ये चीजें तो आपको बाद में पता चलेंगे कि इसके सेगमेंट्स एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। क्रॉसिंग ओवर में जेनेटिक वेरिएशन होता है। क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में जेनेटिक वेरिएशन होता है। क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक वेरिएशन को प्रमोट करता है। अब सवाल यह है कि व्हाट इज जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन क्या है? जेनेटिक वेरिएशन का काम है कि जानदारों की बॉडी में चेंजेस लाना। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपने माँ बाप से थोड़ा सा चेंज नजर आता हूं, थोड़ा सा अलग नजर आता हूं, तो ये सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक वेरिएशन की वजह से, ये जेनेटिक वेरिएशन की वजह से। जेनेटिक वेरिएशन किसके नतीजे में हुआ, क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में हुआ। अगर मेरे बॉडी में चेंज आया तो जेनेटिक वेरिएशन किसने करवाया, क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में हुआ। तो पेकाइटिन में क्या हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। अच्छा, डिप्लोटीन में क्या होता है? डिप्लोटीन में ये होता है कि साइनेप्सिस में जो क्रोमोसोम आपस में मिले थे, क्यों मिले थे, कि उसने, इसका मकसद ही यही था कि वो उन दो क्रोमोसोम्स का मिलना, उसका मकसद यही था कि वो आगे जाके क्रॉसिंग ओवर करे। बस इसका एक ही मकसद था, दो क्रोमोसोम का मिलना, होमोलोगस क्रोमोसोम का मिलना, ये एक मकसद है, क्रॉसिंग ओवर करना। जैसे क्रॉसिंग ओवर हो जाता है तो मकसद मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद डिप्लोटीन में वो जो दो क्रोमोसोम आपस में मिले थे, किसमें, लिप्टोटीन में, वो क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, अलग होना शुरू हो जाता है। तो वो क्रोमोसोम सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। वो क्रोमोसोम एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ऐसा ऐसा अलग होना शुरू हो जाएंगे, क्रोमोसोम अलग होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन डिप्लोटीन में क्रोमोसोम मुकम्मल तौर पर अलग नहीं होते, अभी भी हाथ पकड़ा होता है कि भाई नहीं छोड़ूंगा। तो डिप्लोटीन में क्रोमोसोम सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, बट मुकम्मल तौर पर सेपरेट नहीं होते। अब देखिए यहाँ पे मैंने बिल्कुल ब्लू कलर भी हटाया हुआ है, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे, और यहाँ पे ये मुकम्मल क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो चुका है। लेकिन अभी भी ये जो क्रॉसिंग ओवर वाला इलाका है, ये अभी भी क्या हुआ है, एक दूसरे में ऐसे ये अभी भी जुड़ा हुआ है। इतना जरूर हुआ है कि जब क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो रहे तो ये क्रॉसिंग ओवर वाला रास्ता थोड़ा सा छोटा हो जाता है। अब दरमियान में कोई ऐसा, दरमियान में आपके पास कोई एक ऐसा एक्स लाइक जगह बन जाता है, या फिर आप उसको वी शेप भी कह सकते हैं। तो या वी शेप स्ट्रक्चर या फिर एक्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इस एक्स लाइक स्ट्रक्चर को या फिर इस वी शेप स्ट्रक्चर को, ये वाला, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला, इस वी शेप स्ट्रक्चर को या फिर इस एक्स स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं कियाज्मेटा। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं कियाज्मेटा। तो ये आपके पास कियाज्मेटा बन जाता है, किसमें, डिप्लोटीन में। तो डिप्लोटीन में कियाज्मेटा बन जाता है
और होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से तकरीबन अलग हो चुके हैं, लेकिन अभी भी प्लाज्मेटा में होल्ड हो चुके हैं, अभी भी प्लाज्मेटा में ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। डायकाइनेसिस में प्लाज्मेटा में भी क्रोमोसोम अलग हो जाता है, प्लाज्मेटा खत्म हो जाता है, क्रोमोसोम मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वहां पे अलग होना शुरू हुआ था लेकिन प्लाज्मेटा में जुड़े हुए थे। डायकाइनेसिस में प्लाज्मेटा भी खत्म, क्रोमोसोम्स प्लाज्मेटा खत्म, दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो टर्मिनेशन ऑफ प्लाज्मेटा मतलब है कि प्लाज्मेटा टर्मिनेशन मतलब खत्म हो जाता है, प्लाज्मेटा खत्म और दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर अलग हो जाते हैं। इसके बाद ये होता है कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डायकाइनेसिस में क्या हो जाता है, डायकाइनेसिस में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है, टूट जाता है। इसके बाद जो सेंट्रियोल्स बने थे किधर, लेप्टोटीन में, जो सेंट्रियोल्स बने थे उन सेंट्रियोल्स से स्पिंडल फाइबर्स, इन सेंट्रियोल से क्या करेंगे, स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे। वो स्पिंडल फाइबर्स कहां से निकलेंगे, सेंट्रियोल से बनेंगे। जस्ट स्पिंडल फाइबर्स निकल जाएंगे। आपके साथ डायकाइनेसिस खत्म हो चुका है, और जब डायकाइनेसिस खत्म हुआ तो इसका मतलब है कि प्रोपेज 1 खत्म हो चुका है। अब जरा आते हैं मेटापेज की तरफ, बाकी बहुत इजी है तो चलो जरा उसकी तरफ देखते हैं। अच्छा, प्रोपेज 1 खत्म हो चुका है, अब जरा आते हैं मेटापेज 1 की तरफ। मेटापेज 1 बहुत सिंपल है। जो स्पिंडल फाइबर्स निकले थे किसमें, डायकाइनेसिस में, जो स्पिंडल फाइबर्स निकले थे वो स्पिंडल फाइबर्स आ जाएंगे और एक क्रोमोसोम के एक सेंट्रोमेर के साथ अटैच हो जाएंगे। एक सेंट्रियोल से जो स्पिंडल फाइबर निकलेंगे वो एक क्रोमोसोम के सेंट्रोमेर से अटैच हो जाएंगे, और यहाँ से भी जो स्पिंडल फाइबर्स निकल रहा है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब एक चीज आपने याद रखना है, आप सोच रहे हैं कि क्रोमोसोम में ये जो ग्रीन कलर है, ये रेड क्रोमोसोम में ग्रीन कलर का क्रोमेटिड क्या कर रहा है, और उस ग्रीन कलर में रेड क्रोमोसोम का क्रोमेटिड क्या कर रहा है। वो जो क्रॉसिंग ओवर है, जो वहां पे मैंने क्रॉसिंग ओवर बताया था, क्रॉसिंग ओवर में वो सेगमेंट यहाँ पे चेंज हो चुके हैं, एक्सचेंज हो चुका है, एक उस तरफ चला गया और दूसरे का इस तरफ चला गया। अच्छा, वापस मेटापेज 1 की तरफ आता हूँ। मेटापेज 1 में जैसे ही यहाँ पे सेंट्रियोल्स के साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाएंगे, तो इस स्पिंडल फाइबर्स का काम ये कि इन दो क्रोमोसोम्स का दरमियान में अरेंज करना। ये जो दरमियानी इलाका है हम इसे इक्वेटर कहते हैं। तो इस इक्वेटर में क्रोमोसोम्स को तरतीब से दो क्रोमोसोम को ऐसे तरतीब से अरेंज कर देते हैं। तो जब इनको तरतीब से इस तरह अरेंज कर देते हैं तो इस तरह दरमियान में एक प्लेट बनेगा, उस प्लेट को हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। तो इक्वेटोरियल प्लेट क्या है कि दरमियान में क्रोमोसोम्स ऐसे अरेंज हो जाते हैं। इक्वेटर में इसको हम क्या कहते हैं, मेटापेज में। तो मेटापेज में आपके पास इक्वेटोरियल प्लेट बन जाएगा। एनापेज में क्या होगा, एनापेज में जो स्पिंडल फाइबर है वो एक मुकम्मल क्रोमोसोम को, इस तरह जो मुकम्मल क्रोमोसोम, उस मुकम्मल क्रोमोसोम को अपनी तरफ क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। स्पिंडल फाइबर्स में एक किस्म का कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो जाएगा, उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो मुकम्मल क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचेंगे। तो एनापेज में ये सेंट्रियोल अपने क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचेगा और ये सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर्स के जरिए अपने क्रोमोसोम को अपनी तरफ अपोजिट पोल पर खींचेगा। ठीक है। टीलोपेज में क्या होगा, टीलोपेज में क्रोमोसोम दोनों पोल पर आ चुके हैं, अपोजिट पोल पर आ चुके हैं, साइड पर आ चुके हैं। तो आपके पास टीलोपेज में क्या होगा, टीलोपेज में यहां पे सेल मेम्ब्रेन, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा। यहां पर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा और यहां पर भी क्या बन जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा। तो जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा तो यहां पे आपके पास टीलोपेज खत्म। अब टीलोपेज खत्म तो यहां पर एक चीज मैं आपको फाइनली बता दूं कि टीलोपेज खत्म। अब आपके पास दो न्यूक्लियस आ चुके हैं, तो न्यूक्लियस की डिवीजन हो गई। जब न्यूक्लियस की डिवीजन होगी तो हम इसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो न्यूक्लियस की डिवीजन खत्म हो गई। इसके बाद हम पूरे सेल की डिवीजन करेंगे। अब पूरी सेल की डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, ये चीजें हम पहले से माइटोसिस में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें क्या होगा, इसमें यहां पर आपके पास साइटोकाइनेसिस में ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ ऐसे दंस जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, ऐसे दंस जाएगा। कुछ वक्त बाद
ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अच्छा ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो अंदर की तरफ धंस जाएगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी अंदर की तरफ धंस जाएगा। कुछ वक्त बाद इस सेल मेम्ब्रेन की धंसने की वजह से एक सेल से दो सेल बन जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर बना है, हम इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्लीवेज फुरो। तो क्लीवेज फुरो से एक सेल डिवाइड हो जाएगा और आपके पास दो सेल बन चुके हैं। तो आप मुझे खुद बता दो, ये जो आपके पास दो डॉटर सेल बने हैं, इन दो डॉटर सेल में क्रोमोसोम एक एक क्रोमोसोम नजर आ रहा है, लेकिन पहले आपको कितने क्रोमोसोम नजर आ रहे थे? दो क्रोमोसोम। दो क्रोमोसोम से एक क्रोमोसोम आपको नजर आ रहा है। तो मियोसिस 1 में क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाती है, क्रोमोसोम की तादाद कम हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ मियोसिस 1, अभी तक मियोसिस 2 रहता है, तो क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाती है, क्रोमोसोम की तादाद कम हो जाती है। इसीलिए मियोसिस 1 यहाँ तक खत्म, और मियोसिस 1 को इसीलिए हम कहते हैं रिडक्शन पेज। रिडक्शन से मुराद के यहाँ पे क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाती है, क्रोमोसोम की तादाद यहाँ पे हेप्लॉइड हो जाती है, क्रोमोसोम की तादाद यहाँ पे कम हो जाती है। इसके बाद सिंपल तरीके से हम लोग मियोसिस 2 को डिस्कस करते हैं। 2-3 मिनट वो ले लेगा और इसके बाद टॉपिक खत्म। अच्छा, हमारे पास मियोसिस 1 खत्म हो चुका है। मियोसिस 1 में ये याद रखिए कि दो डॉटर सेल्स हमारे पास बने थे। वो जो दो डॉटर सेल थे उनमें क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो चुकी थी पेरेंट सेल के नतीजे में। ये चीज़ आप याद रखें, हाफ से मुराद के क्रोमोसोम एक था हर डॉटर सेल में। अब हमने उन दो डॉटर सेल में एक डॉटर सेल ये आपके पास उठाया हुआ है, इस डॉटर सेल में भी एक ही क्रोमोसोम है। तो मियोसिस 2 को शुरू करते हैं। मियोसिस 2 की भी सेम 4 पेजेस है, प्रोपेज, मेटापेज, एनापेज, टेलोपेज। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रोपेज 2। तो प्रोपेज 2 को हम जरा डिस्कस करें। प्रोपेज 2 बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है। प्रोपेज 2 में क्या होगा कि आपके पास क्रोमेटिन मटेरियल से क्रोमोसोम बनेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होगा। मियोसिस 2 सेम लाइक माइटोसिस होता है, जैसे माइटोसिस था सेम टू सेम मियोसिस 2 भी उसी तरह होगा, इसीलिए हम उसे माइटोसिस फेज भी कहते हैं। अच्छा, तो ये दो काम हो जाएंगे। मेटाफेज 2 में क्या होगा? मेटाफेज 2 में फिर वही होगा कि जो सेंट्रियोल है उनसे धागे निकलेंगे और क्रोमोसोम के एक साइड पर भी सेंट्रोमियर के और सेंट्रोमियर के दूसरे साइड पर भी अटैच हो जाएंगे। ये उससे थोड़ा सा अपोजिट है। इसमें आपके पास सेंटर में यहाँ पे, और ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ये इस क्रोमोसोम को सेंटर में अरेंज करेंगे, सेंटर में तरतीब से रख लेंगे और एक इक्वेटर की जगह पर इसको रख लेंगे, जिसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। तो यहाँ पे भी एक इक्वेटोरियल प्लेट बन जाएगा, बट वो सिंगल क्रोमोसोम के साथ, और एक ही क्रोमोसोम में दोनों तरफ से क्या अटैच है, दोनों तरफ से आपके पास स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। तो यहाँ पर मेटाफेज 2 में भी एक इक्वेटोरियल प्लेट बन जाएगा, बट एक क्रोमोसोम है और उन्हीं एक क्रोमोसोम में दोनों तरफ से सेंट्रोमियर के दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर्स अटैच है। ये चीजें आपने याद रखना है। एनाफेज 2 में क्या होगा? एनाफेज 2 में ये होगा कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ये क्रोमोसोम को क्या करेंगे, अपनी तरफ पर खींचेंगे। तो यही स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे, इस क्रोमोसोम को अपनी तरफ पुल करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। तो इसने हाफ क्रोमेटिड्स को अपनी तरफ खींचा हुआ, इसने हाफ क्रोमेटिड को अपनी तरफ खींचा हुआ है। इसके बाद ये आपके पास ये अलग हो चुके हैं एक पोल पर। टेलोफेज 2 में आपके पास साइड में दो क्रोमोसोम आ चुके हैं। एक क्रोमोसोम ये है, इसके ऊपर आपके पास इसके आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा, और ये जो आपके पास ये वाला जो क्रोमोसोम है, अच्छा ये चीज आपने याद रखना है कि ये क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टर क्रोमेटिड के साथ है, ठीक। जो पिछला वाला था मियोसिस 1 में वो डबल सिस्टर क्रोमेटिड के साथ है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सिस्टर क्रोमेटिड के साथ है। तो टेलोफेज में ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये आपके पास ऐसा हो जाएगा। इसके बाद टेलोफेज 2 में आपके पास दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन चुके हैं और साथ में दो न्यूक्लियस बन चुके हैं। तो ये आपके पास कैरियोकाइनेसिस फिर खत्म, दो न्यूक्लियस आपके पास आ चुके हैं, दो न्यूक्लियस बन चुके हैं। इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन फिर उसी तरह होगा, अंदर की तरफ धंस जाएगा, क्लीवेज फ्लो बन जाएगा, क्लीवेज फ्लो होगा और इस तरह होगा। इसके नतीजे में ये सेल डिवाइड हो जाएगा, एक न्यूक्लियस एक तरफ, दूसरा न्यूक्लियस दूसरी तरफ, दो सेल बन जाएंगे। जब दो सेल बन जाएंगे तो यहाँ पर भी आपके पास एक एक न्यूक्लियस
और एक एक क्रोमोसोम आपको नजर आ रहा है। तो 2 डॉटर सेल बने हैं, एक सेल से 2 डॉटर सेल बने हैं। इसी तरह जो दूसरा सेल है उसमें भी सेम टू सेम इसी तरह होगा, तो 4 डॉटर सेल बनेंगे। लेकिन उन 4 डॉटर सेल में आपके पास क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो चुकी थी। पेरेंट सेल में क्रोमोसोम की तादाद दो थे, इसमें क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो चुकी है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मजीद लेक्चर में फिर बात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।